नमस्कार, मनी गुरु के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। 2023 में सेक्टोरल और थीमेटिक कैटेगरी में जमकर निवेश हुआ। खास तौर पर पीएसयू फंड, इंफ्रा फंड, ऑटो फंड में अच्छा निवेश आया। वहीं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, एमएनसी और ईएसजी फंड में कुछ सुस्त निवेश रहा। अब 2024 में सेक्टोरल और थीमेटिक फंड में कैसी रह सकती है आपकी निवेश की स्ट्रैटेजी, इस पर करने वाले हैं खास चर्चा। हमारे साथ है दो एक्सपर्ट्स, कीर्तन शाह, सीईओ क्रेडेंस वेल्थ, और विकास पुरी, हेड वेस्ट जोन कंप्लीट सर्कल वेल्थ। दोनों का स्वागत करते हैं आज के शो में। कीर्तन और विकास माफ कीजिए, यहाँ पर जानना और समझना जरूरी है कि जो हमने ओवरऑल इक्विटी इन्फ्लो देखा साल 2023 के लिए, उसमें एक बहुत बड़ा जो योगदान था वो सेक्टोरल और जो थीमेटिक फंड है उनका भी रहा है। स्पेशली कीर्तन, अगर हम 2023 की बात करें, क्या वजह रही कि सेक्टोरल और थीमेटिक जो फंड्स थे उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया? स्वाति जी, अगर आप हर साल देखें, हर साल अगर आप टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स निकालेंगे तो उसमें पहले 2 या 3 फंड्स टॉप परफॉर्मिंग में आपको कोई एक सेक्टोरियल फंड दिखेगा ही। क्योंकि देखिए, हर साल कोई ना कोई सेक्टर चलता है, और क्योंकि सेक्टोरियल फंड्स बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं एक पर्टिकुलर सेक्टर पे, और उस पे आप क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्क भी लेते हैं, उसमें रिटर्न पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा होता है। जैसे आप देखिए 2023 में पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब थीम्स बहुत ही एक्सपोनेंशियली चली। हर फंड ने तकरीबन 55 से 60% रिटर्न दिया उस पर्टिकुलर थीम में। तो हर साल कोई एक थीम होती है जो बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म कर जाती है, और उस थीम में क्योंकि वो नियर टर्म में परफॉर्म कर रही है, शायद पैसा भी ज्यादा आता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उस थीम ने अगर लास्ट ईयर परफॉर्म किया है तो आगे वाले 3 सालों में भी परफॉर्म करेगा। ये रिटेल इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए हर बार ये कहा जाता है कि आप पिछले 1 साल या 3 साल के रिटर्न देखकर किसी भी फंड में निवेश मत कीजिए, क्योंकि प्राइमरीली जब आप सेक्टोरियल या थीमेटिक फंड्स की बात कर रहे हैं तो उस थीम का कंटिन्यूअसली चलना शायद उतना पॉसिबल ना हो जितना एक डाइवर्सिफाइड फंड चले। तो जरूरी ये नहीं है कि लास्ट 3 साल में अगर 2 या 3 थीम्स या 2 या 3 सेक्टर्स चले हैं तो आगे आने वाले भी 2 या 3 सालों में वही सेम थीम चले। पर जनरली होता ही है कि लोग पिछले 1 साल या 3 साल का रिटर्न देखकर उसमें पैसा डाल देते हैं। पर सेक्टर फंड्स में और थीम फंड्स में तो डेफिनेटली ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सेक्टर्स और थीम्स बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होती है, रोटेट होती है, और शायद अगर आप पिछले 2 या 3 सालों का रिटर्न देखकर आप पैसा निवेश करें तो आपका एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं होगा। ओके। हमने कुछ पिछले कुछ महीनों के इन्फ्लोज, जो इक्विटी इन्फ्लोज हैं रहे हैं थीमेटिक सेक्टोरल में, वो भी दिखाए। तो निवेश तो अच्छा खासा आया, लेकिन वैलिड पॉइंट्स कीर्तन ने भी उठाए हैं। स्पेशली अगर हम सेक्टोरल प्रदर्शन की बात करें, विकास, खास तौर पर हमने 2023 में मैन्युफैक्चरिंग, पीएसयू, इंफ्रा, ये कुछ स्पेस थे जहां पर एक अच्छा एक एक्शन देखा हमने। कुछ सुस्ती जैसे ईएसजी, बीएफएसआई, एमएनसी में देखने को मिली, क्योंकि एक जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक एलिमेंट है। पीएसयू जो स्पेस है वहाँ पर अच्छी ग्रोथ हमने देखी है। इंफ्रा बहुत इम्पॉर्टेंट एक सेक्टर है, वहाँ से कमाई के मौके मिले हैं 2023 में लोगों को। लगता है कि आपको ये जो ट्रैजेक्टरी है 2024 में भी जारी रह सकती है? धन्यवाद स्वाति। तो स्वाति, जब भी कोई बुल रन आता है उसमें कुछ 2 या 3 सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो उसको लीड करते हैं। मतलब ब्रॉड बेस्ड रैली तो होती है, बट कुछ सेक्टर्स लीड कर रहे होते हैं। जैसे किसी एक बुल रन में आईटी सेक्टर ने लीड किया, किसी एक बुल रन में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ने लीड किया। और जैसा आपने बोला कि लास्ट ईयर हमारा मैन्युफैक्चरिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड या पावर रिलेटेड थीम था, उसने उसको लीड किया, और वो मुझे ऐसा लगता है कि वो दे विल कंटिन्यू टू लीड इट। और उसका रीजन क्या है कि अगर हम डोमेस्टिक और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, सो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बहुत सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में आ रही है, गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा पुश मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आ रहा है, काफी सारे पीएलआईज दिए जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को। सो ये सब चीजें क्या होता है कि ड्राइव करती हैं प्रोमोटर्स को अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए और कैपेसिटीज इंक्रीज करने के लिए, और प्लस इट इज बैक्ड बाय कंजम्पशन ऑल्सो। सो क्या है कि इंडिया इज ए कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी। तो
अगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स बढ़ रही है, स्पेंडिंग्स बढ़ रही है, गवर्नमेंट का पुश भी है, सो अगर चारों तरफ से कंड्यूसिव माहौल बन रहा है, तो ऑब्वियसली कुछ सेक्टर उसको लीड करेंगे। 2024 मे बी 2023 की तरह रिटर्न जो दिया है निफ्टी ने दिया या कुछ एक्टिव फंड्स ने दिया, शायद उतना ना मैच करे, बट ये भी नहीं कह सकते कि उसको बीट नहीं करेगा। बट हाँ, इन करंट सिनेरियो बट 2024 आल्सो लुक्स प्रॉमिसिंग बिकॉज वो जो पॉलिसीज या जो भी ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट चल रही है या कंजम्पशन स्टोरी चल रही है वो कंटिन्यू रहेगी। और जैसा मैंने बोला कि आपने सेक्टर की बात की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग अभी भी बहुत पोटेंशियल उसमें नजर आता है। और आईटी हो गया या फार्मा, जो दो सेक्टर काफी 2-3 साल से चले नहीं है अपनी पोटेंशियल के हिसाब से, उसमें भी थोड़ा सा ग्रोथ स्टोरी आ सकती है। बट कीर्तन की बात बिल्कुल सही है कि सेक्टर फंड्स बहुत सोच समझ के लेने चाहिए। पिछले जो आपका 1 साल 2 साल में जो बहुत चल गया है, वो जरूरी नहीं है वो सेक्टर आपको उसी तरह की रिटर्न देगा आगे। बिल्कुल। और कुछ सेक्टोरल फंड के हमने पिछले 1 साल के जो प्रदर्शन है वो भी दिखाए। तो हमने मैक्सिमम लगभग 7 सेक्टोरल फंड ऐसे देखे हैं जिनका 50% से ऊपर 1 साल का रिटर्न, कैलेंडर ईयर की हम बात कर रहे हैं, वो देखने को हमें मिला है। हम अगर एक अट्रैक्टिवनेस की बात करें कीर्तन, 2023 में टुवर्ड सेक्टोरल एंड थीमेटिक फंड्स, एक बात हमें ज़रूर समझ में आई कि कई जो निवेशक थे उन्होंने डेफिनेटली इसलिए भी निवेश किया होगा कि अच्छा कर रहे हैं, सेक्टर अच्छा कर रहा है, और अगर सरकार का भी पुश है, अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऐसे सेक्टर्स की तरफ जा रही तो क्यों ना पैसे कमा लिए जाए। कई बार देखा देखी में भी निवेश कर देते। जो हम अलग अलग बायसेस की बात करते हैं वो शायद सेक्टोरल और थीमेटिक फंड जैसे जो कैटेगरीज होती हैं उसमें ज़्यादा चलती हैं। उसमें एक और बड़ा रीज़न ये भी शायद रह सकता है कि जो एएमसीज भी रही हैं 2023 में, उन्होंने भी सेक्टोरल और थीमेटिक जो ये पूरा फंड्स हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा उसमें फंड्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे, माफ़ कीजिए। तो ये कुछ बड़े रीजंस रह सकते हैं इसके और अट्रैक्टिवनेस बढ़ने के पीछे। स्वाति जी, ऐसा लग रहा है एएमसी का तो काम ही है नए फंड्स मैन्युफैक्चर करना, क्योंकि वो एक बिजनेस है उनके लिए, राइट। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि हमें एएमसी को किसी भी सेंस में लैक ऑफ एग्जेक्टिव ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि देखिए उनका काम है, जो चल रहा है शायद उसे निकाले। मुझे ऐसा लग रहा है कि एडवाइजर या क्लाइंट इन्वेस्टर जो पैसा निवेश करना चाहता है, ये उनका काम है कि वो ड्यू डिलिजेंस करके देखे कि उनके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, उनके इन्वेस्टमेंट अप्रोच के हिसाब से, और कितने समय तक बने रहना चाहते हैं, ये उनका काम है कि वो देखे कि कौन से फंड्स का कॉम्बिनेशन साथ में लाकर उन्हें अपना पोर्टफोलियो बनाना है। पर डेफिनेटली ये बात तो मैं कंप्लीटली अग्री करूंगा। देखिए होता क्या है ना, जिस चीज की ज्यादा बातें की जाती है जनरल सोशल मीडिया पे, और आप देखते हो कि नियर टर्म में उन सेक्टर्स पे ज्यादा पैसा निवेश किया जा रहा है, उन स्टॉक्स पे ज्यादा तेजी आ रही है, उन सेक्टर्स में और उन स्टॉक्स में डेफिनेटली पैसा लगता तो है। जैसे विकास जी ने भी कहा, ये गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस है मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, बहुत ज्यादा फोकस है इंजीनियरिंग को लेकर, बहुत ज्यादा फोकस है प्रोबेबली इंफ्रा को लेकर। और जैसे ही स्टेट इलेक्शंस में आप जीते तो ज्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और भी डिटरमाइन होने लगी, जिसकी वजह से इन सेक्टर्स को भी काफी पुश मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत सारा कॉम्बिनेशन है कि मीडिया एएमसीज बहुत शोर कर रही है, गवर्नमेंट के साइड से बहुत शोर हो रहा है, और क्योंकि इन स्टॉक्स में पैसा लग रहा है, स्टॉक्स भी ऊपर जा रहे हैं, तो ये नेचुरल है कि एक रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाएगा। और इस वजह से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा पैसा इन फंड्स में डेफिनेटली लगता है। बिल्कुल। तो कोई जो सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट है अब 2024 में विकास, उसके लिए किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है? क्योंकि ये तो हमें मालूम है कि एंट्री और एग्जिट ऐसे फंड्स पे काफी इंपॉर्टेंट रहता है। आपको बहुत ध्यान, बहुत होमवर्क करके किसी सेक्टोरल फंड में निवेश करना है। जोखिम भी इसमें ज्यादा है, तो आप बहुत कॉम्प्लिसेंट नहीं हो सकते हैं। आपको समझना जरूरी है कि आप कब एंट्री ले रहे हैं, आप कहाँ पर निवेश कर रहे हैं। तो 2024 में स्पेशल टिप क्या होनी चाहिए किसी सेक्टोरल फंड में निवेश करने की?
स्वाति, 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहले ये है कि सेक्टरल फंड्स जो है वो आपके पोर्टफोलियो में 7 टू 10% के बियॉन्ड नहीं होने चाहिए, बिकॉज़ ये हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड कैटेगरी में आते हैं। और जब आप ऑल वेदर म्यूचुअल फंड्स ले रहे हो, तो जिन सेक्टर्स में आप बेट लेना चाहते हो, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके मल्टी कैप फंड्स या जो रेगुलर आपके फंड्स होंगे, उसमें भी उसका एक्सपोज़र होगा। नाउ आइडिया क्या होता है, जैसे हम जनरली इसको सैटेलाइट एंड कोर पोर्टफोलियो की बात करते हैं कि आपके कोर फंड्स जो है, ऑल वेदर फंड्स, वो तो आपके हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए। ये एक टैक्टिकल पोर्टफोलियो होता है कि आपको लगता है कि अगले 2 से 3 साल या 4 से 5 साल के टाइम होराइजन में ये कुछ सेक्टर्स ज़्यादा अच्छा करेंगे। तो आप एक एडिशनल अल्फा कमाने के लिए, एक्स्ट्रा रिटर्न कमाने के लिए आप ऐसे सेक्टर्स में एडिशनल आप अपना एलोकेशन करते हैं। पहला एक तो ये हो गया कि ब्रॉडली आपको किसी भी सेक्टर फंड और थीमेटिक फंड का जो वेटेज है आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में 10% के बियॉन्ड नहीं होनी चाहिए। सेकंड, आप वेबसाइट्स पे देख के या पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देख लिया कि 1 साल 2 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न इस पर्टिकुलर सेक्टर ने दिया है या इस सेक्टर फंड ने दिया है, तो आप उसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो बैड टेस्ट आएगा। इनफैक्ट इसमें कॉन्ट्रेरियन अप्रोच होना चाहिए कि आपने वो सेक्टर्स लेने चाहिए अब यहाँ से, क्योंकि 2024 की आप बात कर रहे हो, वो सेक्टर्स जो अभी ड्यू है चलने के लिए, और फॉर सर्टेन रीजंस, चाहे वो ग्लोबल रीजंस हो चाहे डोमेस्टिक रीजंस हो, किसकी वजह से वो चले नहीं है, तो आप वो वाले सेक्टर्स लीजिए जो बीटन डाउन है। बट हाँ, बीटन डाउन का मतलब ये नहीं हुआ कि आप उसमें बेधड़क चले चले जाइए, बिकॉज आपको ये भी जानना जरूरी कि उस सेक्टर का रिवाइवल क्या पॉसिबल है नियर टर्म में, नियर फ्यूचर में। अगर लगता है कि हाँ 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर या 4 क्वार्टर में वो पॉसिबल है, तो स्टैगर्ड मैनर में ऐसे सेक्टर्स में आप ले सकते हैं एक्सपोजर। फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैंने बोला कि आईटी और फार्मा जो सेक्टर्स हैं पिछले 1-2 साल से उस हिसाब से नहीं चले जिस हिसाब से मार्केट चली या दूसरे सेक्टर चले, तो इन सेक्टर्स में थोड़ा बेट लिया जा सकता है स्टैगर्ड मैनर में, विद अ व्यू ऑफ एटलीस्ट 3 टू 5 इयर्स, सो दैट आप एक अच्छा रिटर्न बना के निकले। बिकॉज अगर आपके सेक्टर फंड्स पोर्टफोलियो में नॉर्मल फंड्स के या ऑल वेदर फंड्स को बीट करके आपको रिटर्न नहीं दे रहे हैं, तो फिर इन सेक्टर फंड्स में इन्वेस्ट करने का कोई पर्पज नहीं रहता है। तो ये 2 सेक्टर हो गए। और तीसरा, जैसे मैंने बोला कि मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो थीम है, थीमेटिक फंड, वो थोड़ी ब्रॉडर है, बिकॉज उसमें आपका सीमेंट भी आएगा, स्टील भी आएगा, उसमें आपके कैपिटल गुड्स भी आएंगे, उसमें आपका थोड़ा बैंकिंग भी आ जाएगा पार्टिसिपेशन। सो एक मल्टी सेक्टर उसमें अप्रोच आ जाती है। वो थीम है बट उसमें वाइडर रेंज मिलती है, तो उसमें भी किया जा सकता है। बट येस, अगेन अ स्टैगर्ड मैनर इन्वेस्टिंग विल मेक मोर सेंस। आंखें बंद करके किसी भी सेक्टर फंड में आप अगर डालेंगे तो उसका एक बैड एक्सपीरियंस हो सकता है। बिल्कुल, और यही जो रूल है वो थीमेटिक फंड पर भी लागू होता है। कहने के तो सेक्टोरल और थीमेटिक फंड हम एक साथ वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन ये भी मालूम है कि ये जो फंड्स हैं वो ये दोनों अलग अलग फंड्स होते हैं। 2024 में सेक्टोरल और थीमेटिक निवेश के मौके कहाँ पर है, उस पर चल रही है खास चर्चा। क्रेडेंस वेल्थ के सीईओ कीर्तन शाह और कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट से वेस्ट जोन के हेड विकासपुरी हमारे साथ हैं। कीर्तन, थीम को समझना क्या वाकई निवेशकों के लिए इतना आसान है? एक ब्रॉडर सेक्टर तो चलिए हम पहचान सकते हैं, पर थीम को समझना शायद थोड़ा और ज़्यादा होमवर्क का काम हो जाता है। तो अब 24 में थीमेटिक फंड में और थीम को समझकर कैसे निवेश किया जाए? स्वाति जी, देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे विकास ने भी लास्ट क्वेश्चन में कहा कि थीम या सेक्टर में आप निवेश करें तो कम से कम 3 से 5 साल का नजरिया रखें। सिर्फ 2024 में क्या चल सकता है वो एक क्वेश्चन है, पर वो सिर्फ 2024 के नजरिए से निवेश ना करें सबसे पहले। अब अगर फिर भी नियर टर्म को ध्यान में रखकर इस क्वेश्चन का आंसर देना है, तो मुझे ऐसा लग रहा है 2023 में अगर आप देखें, मिड कैप स्मॉल कैप ने अच्छी 40% तक की रैली दिखाई है, जबकि लार्ज कैप ने उतनी तेजी नहीं दिखाई। तो मुझे सबसे पहले तो ये लग रहा है कि शायद अगर इक्विटी चलेगा 2024 में तो लार्ज कैप में ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। इसका दूसरा एक रीज़न ये भी है कि ग्लोबली आप देखिए इंटरेस्ट रेट्स टॉप आउट हो रहे, डॉलर शायद टॉप आउट होकर वीक होने के आसार दिख रहे। इस सिचुएशन में एफआईआई का काफ़ी पैसा इमर्जिंग मार्केट्स में आता है, और रशिया, ब्राज़ील और चाइना में जो हो रहा है उसकी वजह से शायद एफआईआई का मोटा पैसा इंडिया में लगेगा, ऐसी धारणा है। और उनका भी पैसा लार्ज कैप में ज़्यादातर सबसे पहले लगता है और फिर मिड कैप स्मॉल कैप में जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट कैप पे अगर आप देखें तो लार्ज कैप में ज़्यादा पैसा निवेश हो सकता है, पॉइंट 1। और अगर आप थीम्स की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2-3 थीम्स चल सकती है 2024 में इस कॉन्टेक्स्ट में जो मैंने अभी डिस्कस किया। एक तो मैन्युफैक्चरिंग है, दूसरा बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज है, और तीसरा फार्मा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 3 थीम्स इंटरेस्टिंगली चल सकती है। फार्मा थोड़ा सा वैल्यू बेट है,
बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में ट्रैक्शन डेफिनेटली आ सकता है क्योंकि कैपेक्स साइकिल रिवाइव होने की बातें चल रही है और हमने देखा है कि कैसे कैपेक्स पे ज़्यादा पैसा लग रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस भी है केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में। जो एक सब थीम है वो प्रॉबली एक वैल्यू बाय बन चुका है और यूटिलिटी और इंजीनियरिंग में हमने देखा है कि कैसे गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस है। तो मुझे ऐसा लग रहा है मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा और बैंकिंग 3 से 5 साल का नज़रिया लेकर आज अगर पैसा निवेश करे तो शायद सही थीम्स हो सकती है। बिल्कुल, तो कुछ थीम्स जो कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के भी बिल्कुल पैरेलल चलती है, वहां से आप निवेश के मौके, कमाई के ये अवसर जैसा कीर्तन ने भी बताया। और कुछ सिमिलर पसंद विकास आपकी भी थी। आप कुछ समय पहले बता रहे थे कि कौन से 24 में सेक्टोरल या थीम जो है वो चल सकती हैं, उससे जुड़े हुए कुछ फंड्स और स्पेशली ओवरऑल एलोकेशन, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक पोर्टफोलियो में सेक्टर और थीमेटिक फंड्स दोनों शामिल किए जा सकते हैं। जी स्वाति, जैसे कीर्तन बोल रहे थे कि जो उन्होंने फंड्स बताए और लगभग वो सिमिलर ही हमारा थॉट प्रोसेस आई थिंक सेम ही है कि 2024 में अगर आप सेक्टर और थीमेटिक फंड की तरफ जाना चाहते हैं तो ये 2-3 जो सेक्टर्स हमने बोले ये इसमें आप एक्सपोजर ले सकते हैं। बट कैसा है स्वाति कि ये अंडरलाइन जो पोर्टफोलियो होता है, सो फॉर एग्जांपल जो रेगुलर फंड्स जिसको हम कोर पोर्टफोलियो बोलते हैं, उसके अंडरलाइन पोर्टफोलियो जानना बहुत जरूरी है, जो कि निवेशक जनरली उतना डीपर नहीं स्टडी करते हैं। बिकॉज अगर आपका जो फंड्स एग्जिस्टिंग फंड्स है उसमें पर्टिकुलर सेक्टर ऑलरेडी अच्छा खासा एक्सपोज्ड है, मान लीजिए ओवरऑल उसकी 15, 16, 17, 18% की एक्सपोजर आपके कोर पोर्टफोलियो में दिख रही है, तो फिर उस पर्टिकुलर सेक्टर फंड को आप ना लीजिए। सो माय पॉइंट इज दैट मान लीजिए कि आपके पास में 5 मल्टी कैप फंड्स है या मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप और लार्ज एंड मिड कैप काइंड ऑफ फंड्स आपके पास है, और आप उसमें देख लीजिए कि आपका ओवरऑल एलोकेशन, क्योंकि आजकल जो जितने भी पोर्टफोलियो कंपनीज को दिखाने के लिए रहती हैं फिनटेक कंपनीज, तो वो दे देती हैं कि आपका एक्सपोजर पर्टिकुलर सेक्टर में कितना है। अब मान लीजिए किसी फार्मा में या बैंकिंग में अगर एक्सपोजर ऑलरेडी 18-20%, 25% चल रहा है, तो फिर आप उस पर्टिकुलर सेक्टर फंड को मत लीजिए। तो ये एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया है टू सी कि मैं सेक्टर फंड सिर्फ लेने के पर्पज से लूं या मुझे उसकी जरूरत है। सो मान लीजिए अगर थीमेटिक फंड में इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एंड मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड अगर आपके एग्जिस्टिंग कोर पोर्टफोलियो में परसेंटेज 8%, 9% है, तो आपके पास स्कोप है कि आप उसमें आप इन्वेस्ट कर दीजिए। तो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को पढ़ना बहुत जरूरी है कि मेरे एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्ट क्या है। फिर उसको देखते हुए जो हम 3 या 4 सेक्टर्स की हमने बात की, बैंकिंग सेक्टर हो गया, आईटी हो गया, या फार्मा हो गया, या मैन्युफैक्चरिंग हो गया, फिर उसमें आप देखिए कि मुझे ये पर्टिकुलर जो थीम्स है वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करनी चाहिए। बिकॉज थीमेटिक फंड भी एक मल्टी कैप फंड हो गया और मल्टी सेक्टर फंड हो गया वो। बिकॉज थीमेटिक फंड में आप जैसे हमने कंजम्पशन एक थीम होती है, तो कंजम्पशन थीम में आपका ग्रोसरीज की कंपनीज आ जाती हैं, पेंट कंपनीज आ जाती हैं, टायर कंपनीज आ जाती हैं, ऑटोमोबाइल कंपनीज आ जाती हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा वाइडर स्पेक्ट्रम आपको देता है वहां पे। तो फिर क्या वो रियली आपको एक पोर्टफोलियो में डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, वो देखना बहुत जरूरी है। सो सेक्टर फंड भी आपको जो चूज करने हैं वो ये देख कर करने चाहिए कि मेरे कोर पोर्टफोलियो में किस पर्टिकुलर सेक्टर की कमी है और उस सेक्टर की आउटलुक अच्छी है, तो देन यू ऐड दोज एक्स्ट्रा सेक्टर्स टू योर पोर्टफोलियो। बिल्कुल। तो ये कुछ विकास के पसंदीदा सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स भी हैं, जो कि अच्छे प्रदर्शन के साथ आपके पोर्टफोलियो में ऐड आप कर सकते हैं। डेफिनेटली आप अपने लक्ष्य का ध्यान ज़रूर रखिए। कीर्तन, आखिरी सवाल आपसे होगा, वो ये है, एक्टिव स्ट्रैटेजी बनाएं या पैसिव स्ट्रैटेजी, क्योंकि सेक्टोरल में भी पैसिव स्ट्रैटेजी के कई फंड्स अब आ गए हैं बाजार में। सेक्टोरल ईटीएफ्स काफ़ी आए हैं, तो इस स्पेस में एक ईटीएफ की क्या खासियत है, एक पोर्टफोलियो में क्या जगह हो सकती है उसकी? स्वाति, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी डिपेंड करता है आप किस सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे सबसे अगर पॉपुलर सेक्टर ले ले बैंकिंग, आप देखिए अगर बैंकिंग ईटीएफ में आप पैसा निवेश करना चाहते हैं तो उसमें होगा ये कि आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ज़्यादा पैसा लगा रहे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कम पैसा लगा रहे। पर जानने की बात ये है कि आपका पूरा पैसा बैंकिंग ईटीएफ में अगर लगेगा
तो बैंक्स में लगेगा, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर बैंकिंग सेक्टर को ट्रैक कर रहे हैं। पर म्यूचुअल फंड्स में मेरे हिसाब से ऐसा कोई फंड नहीं है जो सिर्फ बैंक्स में पैसा निवेश करता है। तो वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज करके फंड में पैसा लगेगा, जिसमें बैंक्स के अलावा स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स में, दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज में जैसे एएमसीज होगी, इंश्योरेंस कंपनी होगी, उन सब में पैसा लगता है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है सबसे पहले कि आप कौन से सेक्टर की बात कर रहे हैं। अगर आप बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं तो बैंकिंग ईटीएफ में पैसा लगाएंगे तो सिर्फ बैंक्स में पैसा लगेगा। पर अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू अप्रोच करना चाहेंगे एक्टिव में, तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज दोनों में पैसा लगा रहे हैं। तो आपको हर एक सेक्टर को ऐसे देखना पड़ेगा कि अगर आप ईटीएफ ले रहे हैं तो क्या वो कोर पैसा कहाँ लग रहा है, पर अगर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, एक्टिव के थ्रू पैसा निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या वो एक थीम है या सेक्टर है। तो सबसे पहले ये अगर आप देख पाए तो वो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट होगा, जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि मुझे क्या ईटीएफ में पैसा लगाना है या एक्टिव में पैसा लगाना है। बिल्कुल। तो कुछ बातों का ध्यान रखते हुए आप सेक्टोरल थीमेटिक निवेश 2024 में कर सकते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए कीर्तन और विकास, आप दोनों का धन्यवाद। मनी गुरु में बस इतना ही।